बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। बेटा एडीएस पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल हमने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन अल्केन्स की पढ़ी थी। बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंबस्चन एंड क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। बेटा हम स्टार्ट करते हैं कंबस्चन से। आप लोग जानते हैं कि कंबस्चन जो है ये होती है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना या जलना, इसको हम कहते हैं कंबस्चन। बेटा आप लोग जानते हैं जब भी हम एक कंपाउंड की कंबस्चन करते हैं तो उस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड की कंबस्चन करवाते हैं तो उस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटे हम आज पढ़ेंगे कंबस्चन ऑफ अल्केन, यानी हम अल्केन की कंबस्चन करवाने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि अल्केन्स जो है ना बेटे ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि इनमें दो ही जो है वो एलिमेंट होंगे, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो हम जानते हैं अल्केन्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इनमें दो ही एलिमेंट होंगे, एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा कार्बन। तो बेटा जिस तरह अभी हमने बात की है कि जब हम कंबस्चन करवाते हैं तो कंबस्चन के दौरान एक कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर अल्केन जो हैं वो हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब इनमें हाइड्रोजन होगी और इनमें कार्बन होगी। तो बेटा जब हम इनकी कंबस्चन करवाएंगे तो जो कार्बन होगी वो अपने ऑक्साइड में यानी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी वो अपने ऑक्साइड में यानी H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ में हीट रिलीज़ होगी। साथ में क्या होगी? हीट रिलीज़ होगी, क्योंकि हम बर्निंग करवा रहे हैं और बर्निंग जो होती है वो हमेशा जो है वो हीट रिलीज़ करती है। तो अल्केन्स की बेटा जब हम बर्निंग करवाएंगे तो उसमें मौजूद कार्बन जो है वो अपने ऑक्साइड में यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी बेटा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? वाटर में। तो ये है बेटा हमारे पास कंबस्चन ऑफ अल्केन। तो इसके बाद बेटा हम इसकी मिसाल पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास। एक बेटा छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं। मीथेन मीथेन की बेटा हमने जो है वो बर्निंग करवाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हमने इसको बर्न करवाया। तो अब बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब ये करेगी, मीथेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बेटा बर्न करती है तो अब इसमें एक कार्बन है। ये कार्बन जो है बेटा जब हम इसकी बर्निंग करवाएंगे, फ्लेम देंगे इसको, वो आप जानते हैं हमें फ्लेम प्रोवाइड करना पड़ता है बर्निंग के लिए। तो बेटा इसमें जो कार्बन है वो अपने ऑक्साइड में यानी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें जो हाइड्रोजन है वो अपने ऑक्साइड में यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो कार्बन थी उसने बर्निंग के दौरान वो कन्वर्ट हो गई CO2 में और जो हाइड्रोजन थी बेटा वो बर्निंग के दौरान कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में यानी अपने ऑक्साइड में। और प्लस इस रिएक्शन में हमें एनर्जी जो रिलीज़ होगी बेटा वो 890 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। एक मोल पे इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 890 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो मीथेन की कंबस्चन करवाने से रिलीज़ होगी। अब बेटा हमने कहा कि जब हम कंबस्चन करवाते हैं तो उसको कंबस्चन के दौरान जिस कंपाउंड की कंबस्चन हो रही है अगर वो अल्केन है तो अल्केन में दो एलिमेंट होते हैं और वो दो एलिमेंट जो है ना वो अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी कि CO2 में, साथ वाटर में, और साथ हीट रिलीज़ कर रहे हैं। अब हीट जो है बेटा रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंबस्चन है इसमें हीट रिलीज़ होती है। अगर हीट रिलीज़ होती है तो इसका मतलब है कि ये एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है।
एक्सोथर्मिक वो अमल होता है बेटा, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है। तो हमने कहा कि कंबस्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है, तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब बेटा इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, यानी कि जब हम अल्केन की कंबस्शन करवाते हैं तो उसमें जो हीट रिलीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। बेटा अभी हमने मीथेन की जो है ना वो कंबस्शन पढ़ी, उसमें हमने कहा कि 890 किलो जॉल पर मोल, एक मोल जो है मीथेन का वो बर्न होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो 890 यानी 890 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा रिलीज़ हो रही है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पे। ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पे डिपेंड करती है। अगर कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी अल्केन में, अगर कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो उससे बेटा जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिलीज़ हो रही है ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पे ये डिपेंड करती है। अगर कार्बन एटम की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी तो हीट ऑफ कंबस्चन भी बढ़ती जाएगी, यानी कि वो हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज़ होगी कंबस्चन के दौरान वो भी बढ़ती जाएगी। तो हीट ऑफ कंबस्चन जो है ना बेटा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्केन। तो ये बात आपने बेटा भूलनी नहीं है, ये याद रखनी है। अब कितना एनर्जी का फ़र्क आएगा अगर हम कार्बन की तादाद बढ़ाते हैं अल्केन में, तो कितना एनर्जी का फ़र्क आएगा। वो कहते हैं अगर एक कार्बन आप इंक्रीज़ करते हैं, ईच CH2 यूनिट जो है वो इंक्रीज़ करने से जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो बेटा आएगा 660 किलो जॉल पर मोल। तो 660 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी अगर हम एक कार्बन ज़्यादा वाला अल्केन जो है उसकी कंबस्चन करवाएंगे। अभी हमने मीथेन की कंबस्चन पढ़ी, उसमें हमने कहा कि मीथेन जो है ना वो जब उसकी हम कंबस्चन करवाते हैं तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है और उसके साथ 890 किलो जॉल जो है ना वो पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अगर हम इथेन की कंबस्चन करवाएंगे, इथेन क्या है, 2 कार्बन वाला अल्केन है, तो बेटा 1559 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह अगर हम प्रोपेन की कंबस्चन करवाएंगे तो बेटा इसमें 2225 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होगी, यानी कि प्रोपेन का एक मोल जो है वो इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। और इथेन का एक मोल जो होगा बेटा वो 1559 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो साथ में जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा ये इन दोनों को हम कहते हैं CO2 और H2O, ये दोनों सोल प्रोडक्ट हैं, यानी कि जब भी हम अल्केन की कंबस्चन करवाएंगे तो ये दो ही प्रोड्यूस होंगे। अल्केन की प्रोडक्ट जो जब हम कंबस्चन करवाएंगे तो बेटा ये दोनों ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हमने कहा कि कंबस्चन होती क्या है, इसमें एक कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो चाहे एक कार्बन वाला अल्केन हो, चाहे 2 कार्बन वाला है, चाहे 3 कार्बन वाला अल्केन है, चाहे वो 10 कार्बन वाला अल्केन ही होगा, तो उसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की तादाद तो ज़रूर बढ़ती जाएगी, लेकिन रहेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ही रहेंगे, तो उनके ऑक्साइड ही बनेंगे। तो वो CO2 हो सकता है या वो H2O हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो ये सॉल्व प्रोडक्ट होंगे कंबस्चन ऑफ अल्केन के लिए कि ये दो ही बनेंगे, और इनके साथ जो अमाउंट ऑफ हीट है बेटा वो वेरी करती जाएगी फ्रॉम वन अल्केन टू अनदर अल्केन, के ये जो हीट ऑफ कंबस्चन होगी बेटा ये चेंज होगी। कैसे चेंज होगी कि अगर ज़्यादा कार्बन वाला अल्केन है तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगी, और इसका हमने रिलेशन भी देखा है कि अगर एक कार्बन बढ़ाएंगे तो 660 किलो जॉल पर मोल के हिसाब से एनर्जी का डिफरेंस आएगा। अब बेटा अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने कहा था कि मीथेन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, बर्न करती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ऑक्साइड बनाती है। तो अब बेटा अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से अगर हम लिख लें तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो मीथेन है CH4, इसका एक मोल जो है वो ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है, और इसके साथ जो है वो इसकी बर्निंग हो रही है, और जब इसकी बर्निंग होती है तो ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है, एक CO2 बनाएगा, प्लस ये 2 मोलिक्यूल जो हैं वो वाटर के इसमें प्रोड्यूस होंगे, और साथ में 890 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है बेटा वो
रिलीज़ होगी 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो इसमें रिलीज़ होगी। तो ये बेटा एनर्जी का जो है वो चेंज आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे अगर हमने देख रहे हैं कि 1 मोल अगर हमारे पास मीथेन है तो उसके साथ 2 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन करने की रेशो है वो है जी 1:2 कि 1 मोल अगर मीथेन का है तो उसके साथ कितने मोल कर रहे हैं रिएक्शन, 2 मोल जो हैं वो ऑक्सीजन के रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये मिनिमम जो है स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है इस रिएक्शन के लिए, यानी कि ये जब हम इस रेशो से ऑक्सीजन जो है वो अल्केन को मिल रही है 1:2 के हिसाब से कि अल्केन के 1 मॉलिक्यूल के लिए या 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, तो ये जो है ना वो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है ऑक्सीजन की, यानी कि इतनी ही अमाउंट हमें रिक्वायर है, इससे ज़्यादा अमाउंट हमें रिक्वायर नहीं है। लेकिन बेटा अगर कुछ कंबस्टन रिएक्शन इस तरह से के भी होते हैं जिनमें हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो है वो नहीं मिल रही होती, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम मिल रही होती है, तो तब जो कंबस्टन होती है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। और आपने एक बात याद रखनी है, इनकम्प्लीट कंबस्टन कब होगी, जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी। ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई जब होगी बेटा तब जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई जो है वो होगी तब क्या होगी, तब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, यानी कि हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट से ऑक्सीजन कम है, तो तब बर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन बर्निंग के दौरान जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन अब नहीं हुई, अब क्या हुई है, इनकम्प्लीट कंबस्टन हुई है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो मीथेन ही हमारे पास है और वो रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मोल जो है ना वो मीथेन के रिएक्शन कर रहे हैं 3 मोल के साथ, ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ। हमने कहा था कि एक्सेस में यानी कि कंप्लीट कंबस्टन तब होगी जब 1:2 के हिसाब से जो है ना वोल्केन के साथ रिएक्शन होगा 1:2 के साथ, यानी कि अगर 1 मोल हमारे पास अल्केन का होगा, 1 मोल अगर हमारे पास अल्केन का है, वो कोई भी अल्केन है, अगर उसका 1 मोल है तो उस 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के 2 मोल जो हैं बेटा वो होने चाहिए। 1 मोल अल्केन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल होने चाहिए, 2 मोल होने चाहिए। तो अब ये जो रिएक्शन होगा उसमें जो है वो कंप्लीट कंबस्टन होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 मोल के लिए अल्केन के लिए 2 मोल अगर ऑक्सीजन रिक्वायर है हमें, तो 2 मोल अगर हमारे पास होंगे तो उसके लिए 4 मोल चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन के हमें जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि कंप्लीट सप्लाई या सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही। यहाँ पे बेटा जो सप्लाई हमें मिल रही है वो सप्लाई हमें मिल रही है जी 1:1.5 के हिसाब से, कि अगर अल्केन का 1 मॉलिक्यूल है तो उसको 1.5 मॉलिक्यूल या 1.5 मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑक्सीजन का प्रोवाइड किया जा रहा है, 1.5 मॉलिक्यूल। तो इससे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और साथ में क्या बना, वाटर बना। लेकिन अगर हम देखें इसी रेशो को मज़ीद अगर हम कम कर दें, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर हम मज़ीद कम कर दें, यानी कि हम इसको 1:1 पे ले जाएं, यानी कि 1 मोल अगर अल्केन का होगा तो उसके लिए 1 मोल ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर बेटा हमारी प्रोडक्ट फिर चेंज हो जाएगी, फिर हमें मिलेगी कार्बन ब्लैक, फिर हमें क्या मिलेगी, कार्बन ब्लैक। तो रे ऑक्सीजन और का अल्केन के कंपैरेटिव रेशो पे डिपेंड करता है कि कौन सा अल्केन जो है वो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो जब हम 1:1 से रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा तो फिर हमारे पास कार्बन ब्लैक बनेगी। ये क्या है, ये है हमारे पास कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक बेटा जो है ना ये बास टाइम रिएक्शन में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से खुद प्रोड्यूस हो जाती है, बास टाइम हम इसको खुद प्रोड्यूस करवाते हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि ये बड़ी अहम होती है हमारे लिए। कार्बन ब्लैक जो है ये बड़ा अहम जो है वो प्रोडक्ट होता है हमारे पास। ये कार्बन ब्लैक जो है ना बेटा ये इस्तेमाल किया जाता है, ये जो हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक टोनर लगा होता है, उस टोनर के अंदर बेटा जो इंक डाली जाती है वो कार्बन ब्लैक होती है। उस टोनर के अंदर जो इंक डाली जाती है वो क्या होती है, वो कार्बन ब्लैक होती है। इंक में इस्तेमाल होती है टोनर्स की। इसके अलावा बेटा ये इस्तेमाल की जाती है रबड़ बनाने के लिए।
रबड़ इंडस्ट्री में रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा बेटा जो इसका यूज़ है जो सबसे अहम है हमारे लिए वो ये है कि जो गाड़ियाँ होती हैं बेटा, गाड़ियों के टायर बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गाड़ियों के टायर बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी अहम प्रोडक्ट होती है। तो बास टाइम ये रिएक्शन के लिए हम खुद ही इनकम्प्लीट कंबस्टन करवाते हैं ताकि हम कार्बन ब्लैक जो है वो प्रोड्यूस करवा सकें और इसको जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेटा जो रिएक्शन था वो हमने पढ़ा है कंबस्टन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है बेटा क्रैकिंग, या इसको हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। क्रैकिंग या इसको हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। बेटा पायरोलिसिस जो है ना ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि इसको हमने कहाँ से निकाला है जी? यूनानी ज़ुबान से निकाला है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके बेटे दो पोर्शन हैं। एक इसका पोर्शन है पायरो, पायरो का मतलब होता है फायर, और दूसरा बेटा इसमें जो हमें वर्ड नज़र आ रहा है वो है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, ब्रेक डाउन, तोड़ देना। तो बेटा क्रैक करना का मतलब भी ब्रेक डाउन करना होता है। तो ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ों से हमने इसको जो है वो पायरोलिसिस भी कहा है। पायरोलिसिस क्या होती है बेटा? हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि बर्न थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ आ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ आ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बेटा ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। थर्मल डीकम्पोजिशन है, ये क्या है? थर्मल यानी कि हीट प्रोवाइड करके हम क्या कर रहे हैं? किसी सब्सटेंस को डीकम्पोज कर रहे हैं। और इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि डीकम्पोज कर रहे हैं सब्सटेंस को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, एयर की गैर मौजूदगी में। क्योंकि बेटा हम उसको हीट कर रहे हैं अल्टीमेटली, अगर वो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो वो तो कंबस्टन हो जाएगी, यानी कि फिर हमें CO2 और H2O मिलेगा, साथ में हीट मिलेगी, तो वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो तो फिर हमें मिलेगा नहीं। इसलिए आपने ऑक्सीजन को जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करना, इसलिए हम रिएक्शन करवाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अब बेटा अल्केन की हम बात करें तो जब हम अल्केन की क्रैकिंग या पायरोलिसिस करते हैं तो उसके लिए हमने कहा कि ये थर्मल डीकम्पोजिशन है, यानी कि हमें अल्केन को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, हम अल्केन को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। और साथ में आपने एक बात याद रखनी है कि हाई टेम्परेचर पे हीट करते हुए आपने इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन करवाना है। तो होगा क्या? होगा ये कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना बेटा ये क्रैक हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। अल्टीमेटली हम उसको हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो वो जो हीटिंग से जो एनर्जी उसको मिल रही है वो एनर्जी जो है ना वो कहाँ पे यूटिलाइज होगी? वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो अल्केन के होंगे उसको ब्रेक करेगी, और ब्रेक करके स्मॉल लोअर मोलिकुलर मास वाले अल्केन बनाएगी, अल्कीन बनाएगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो बेटा ये अल्केन जो है ना इसको, इसमें हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अल्केन को क्रैक कर रहे हैं। कैसे क्रैक कर रहे हैं? हम उनको हीट कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ताकि जो हायर हाइड्रोकार्बन यानी कि हायर अल्केन हैं, जो कि हायर अल्केन हैं, इस तरह वो ब्रेक हो जाएं, और ब्रेक हो के वो लो मोलिकुलर मास यानी कि लोअर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएं। किस में कन्वर्ट हो जाएं? उन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएं जिनका मोलिकुलर मास कम है, या जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी कि ये ऐसा अमल है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा जो हम क्रैकिंग करते हैं उस क्रैकिंग में हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बेटा वो टेम्परेचर होता है 500 टू 800 डिग्री सेल्सियस। और ये क्रैकिंग जो होती है ये एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। जो कैटलिस्ट बेटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्रैकिंग में वो कैटलिस्ट हमारे पास होता है सिलिका, यानी SiO2, और एलुमिना। जो हम यहाँ पे बेटा क्रैकिंग करते हैं नॉर्मली, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम 500 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और साथ में बेटा हम दो कैटलिस्ट लगाते हैं। एक होता है सिलिका, इसको हम कहते हैं SiO2,
और एक होता है एलुमिना जिसको हम कहते हैं Al2O3। तो बेटा हम ये कैटलिस्ट 2 लगा के बेटा हम 500 टू 800 डिग्री सेल्सियस पे बेटा हम हीट कर रहे हैं अल्केन को, तो वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाते हैं इन 2 कैटलिस्ट की मौजूदगी में और वो डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। जिस तरह मेरे पास बेटा यहाँ पे एक अल्केन है जो कि 2 कार्बन वाली अल्केन है, मैंने उसको 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया, यानी मेरे पास इथेन था, मैंने उसको 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया, तो बेटा वो कन्वर्ट हो गया अल्कीन में, यानी 2 कार्बन वाली इथीन में, और उसका एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेन में, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। अब बेटा एक हमारे पास अल्केन था, हमने उसको क्या किया, हमने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने से हमें उसमें अल्कीन मिली और उसके साथ हमें मीथेन मिली, तो हमें ये 2 प्रोडक्ट मिल गए। ये तो ये लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोडक्ट हमें मिले हैं, कहाँ से, इथेन से। इस तरह अगर हमारे पास बेटा प्रोपेन होगी तो प्रोपेन को हम 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो बेटा ये प्रोपीन बना देगी, साथ में ये इथीन बना देगी, मीथेन मिलेगी हमें, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर हाइड्रोकार्बन में, या लो मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये था बेटा 2 एग्जांपल्स। और एक बात आपने याद रखनी है कि बेटा ये जो हम क्रैकिंग करवा रहे हैं ये हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवा रहे हैं, और ये क्रैकिंग हम 500 से 800 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं। तो अगर ये क्रैकिंग बेटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है तो फिर हम इसको कहेंगे कैटालाइटिक क्रैकिंग। फिर हम इसको क्या कहेंगे, कैटालाइटिक क्रैकिंग कहेंगे। कि अगर ये क्रैकिंग जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, कैटालाइटिक क्रैकिंग कहेंगे। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग थी ये, जिसमें हमने कहा कि हम हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बेटा इसके यूजेस क्या हैं, मतलब ये क्रैकिंग हम करते क्यों हैं। तो पहला सवाल ये है कि वाई वी नीड क्रैकिंग, कि हमें इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई, हमें इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई। बेटा आप लोग जानते हैं कि हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके कुछ प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है एलपीजी, जिनमें हमारे पास बेटा सीएनजी आ जाती है, जिनमें डीजल भी हमें मिलता है, और उन्हीं में हमें कैरोसिन ऑयल मिलता है। ये कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब हम पेट्रोलियम में डिफरेंट जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट जो है बेटा वो प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं, और इन्हीं में हमें गैसोलीन भी मिलता है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। तो डीजल, ये पेट्रोल बेटा हमारे पास आ गया, ये कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल आ गया, डीजल आ गया, सीएनजी आ गया, और एलपीजी, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये हमारे फ्यूल्स हैं। ये क्या हैं, हमारे फ्यूल हैं, यानी कि इनको हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पर। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बेटा अब मॉडर्न एज में हमने क्या किया, हमने इन सब की के इस्तेमाल में जो यकसानियत थी बेटा वो ख़त्म कर दी। यानी कि हमने एलपीजी का इस्तेमाल भी कम कर दिया, हमने सीएनजी का इस्तेमाल भी कम कर दिया, डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन बहुत कम है, और मिट्टी का तेल तो बहुत कम इस्तेमाल ना होने के बराबर हो रहा है। हमारी तमाम तर गाड़ियाँ, हमारी तमाम तर जो मशीनरी सिस्टम है बेटा वो उसको हमने एक ही चीज़ पे, एक ही जो है ना वो चलाना शुरू किया, एक ही फ्यूल पे, और वो क्या है, वो पेट्रोल है यानी गैसोलीन है। अब इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ कि गैसोलीन यानी पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई और इन सब की डिमांड जो है वो कम हो गई। ये सारे के सारे, ये जो एलपीजी, सीएनजी, डीजल, कैरोसिन ऑयल और ये जो गैसोलीन है बेटा, ये सारे के सारे अल्केन्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, अल्केन्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ गैसोलीन का इस्तेमाल जो है ना वो रखा, बाकियों को इस्तेमाल करना हमने कम कर दिया या ना इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि इसमें ये जो सारे थे बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे, ये कैरोसिन ऑयल, ये डीजल बेटा, ये लेस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स बन गई, ये लेस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बन गई। और जो गैसोलीन यानी पेट्रोल था वो ज़्यादा डिज़ायर वाला, यानी कि ज़्यादा इसकी डिमांड थी, होने शुरू होगी क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम से तो हमें ये सब ही मिलते हैं एक ख़ास फ्रैक्शन में, तो पेट्रोलियम से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पेट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी सबको कैरोसिन ऑयल को, डीजल को, सीएनजी को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास डिमांड किसकी ज़्यादा है, हमारे पास कैरोसिन ऑयल की डिमांड जो है वो
सॉरी गैसोलीन की यानी पेट्रोल की डिमांड जो है वो ज़्यादा है और डीजल और कैरोसिन ऑयल की डिमांड कम है। तो हम क्या करें, हम उन्होंने कहा कि अगर डिमांड को पूरा करना है पेट्रोल की तो हम क्या करें, हम इन लेस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को यानी डीजल को, कैरोसिन ऑयल को किस में कन्वर्ट कर लें, पेट्रोल में कन्वर्ट कर लें। अब बेटा हमने कहा कि ये सारे अल्केन्स हैं, लेकिन इनमें जो 6 से 8 कार्बन वाले अल्केन होते हैं बेटा वो पेट्रोल कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह ये जो डीजल और कैरोसिन ऑयल हैं बेटा ये भी अल्केन है, लेकिन ये हायर हाइड्रोकार्बन है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने तो यकसानियत ख़त्म की हुई है, यानी कि हमने जो पेट्रोल का इस्तेमाल है वो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कैरोसिन ऑयल और डीजल का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, यानी ना होने के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि हम इस बढ़ती हुई डिमांड, जो पेट्रोल की बढ़ती हुई डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, हम फिर इसको पूरा करने के लिए हम कैरोसिन ऑयल यानी कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है और लेस डिज़ायरेबल है कि हमें ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए, और डीजल जिसको हम गैस ऑयल भी कहते हैं, ये दोनों जो है ना ये लेस डिज़ायरेबल पर लेस डिज़ायर हैं, हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करें, हम इनको कन्वर्ट करें उसमें जो कि हमारे पास ज़्यादा डिज़ायर्ड वाला है, यानी गैसोलीन में कन्वर्ट करें। अब बेटा गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि गैसोलीन जो है ना बेटा ये लोअर हाइड्रोकार्बन था, तो उन्होंने कैरोसिन ऑयल को जो कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल यानी डीजल को गैसोलीन में यानी पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए जिस अमल का इंतखाब किया वो अमल था क्रैकिंग। क्या उन्होंने कहा कि अगर हम इनको क्रैक करें कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल को और डीजल को, तो ये कन्वर्ट किस में हो सकता है, ये गैसोलीन में यानी पेट्रोल में कन्वर्ट हो सकता है। इससे हमारी डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो हमें ये सारे ही मिलेंगे। तो हमें तो ज़्यादा गैसोलीन हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट में वो हमें तभी मिलेगा जब हम इन लेस डिज़ायरेबल जो है प्रोडक्ट्स हैं इनको कन्वर्ट कर लेंगे गैसोलीन में यानी पेट्रोल में, तो हमारी डिमांड जो है वो पूरी हो सकती है। तो इसके लिए इन्होंने जो अमल बेटा किया वो अमल था क्रैकिंग के, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके वो लोअर हाइड्रोकार्बन में ले गए। तो यहाँ से बेटा जो है वो ये हमारी सबसे पहला जो है वो यूज़ है क्रैकिंग का, कि हम यहाँ पे इसको जो है वो इस्तेमाल किया साइंसदानों ने शुरू में। अब बेटा पहली बात तो हमने पढ़ी कि हायर हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, यानी कि हम हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारा यूज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है ना बेटा वो डिमांड पूरी हो रही है लोअर हाइड्रोकार्बन की। अब बेटा जो हायर हाइड्रोकार्बन होती हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन के जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, लो हैं। यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा थे, इनको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। यानी कि लेस वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को हम मोर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेस वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, मोर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन में, जो कि मोर वोलाटाइल हैं। ठीक है, तो ये लेस वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को हम मोर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा जो है वो मोटर फ्यूल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब बेटा इसके अलावा एक और यूज़ भी है कि ये जो हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में जब हम बेटा कन्वर्ट करते हैं तो इससे हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो मिलती ही है, साथ में हमें बाय प्रोडक्ट भी इसमें से मिल रही होती हैं। तो जैसे हम कहें कि हमने प्रोपेन से प्रोपीन को बनाना था, तो उसके साथ हमें इथीन भी मिली, उसके साथ हमें मीथेन भी मिली, उसके साथ हमें हाइड्रोजन भी मिली। तो ये जो हाइड्रोजन और मीथेन ये और इथीन है बेटा, इनको हम जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़फुल सब्सटेंसेस बनाने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर, यूज़फुल कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये भी बेटा इनका इस्तेमाल है कि यहाँ पे हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलती है वो भी हमारे काम की होती है। तो बेटा ये भी एक यूज़ है। तो ये दो यूजेस हैं इनकी, इस अमल की, कि ये अमल हम क्यों करवाते हैं क्रैकिंग का। तो ये बेटा इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आइसोमराइजेशन और डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो बेटा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।